स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंक्शंस। अब लास्ट वीडियोस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को अच्छे से पढ़ा, उनके बेसिक्स को अच्छे से समझा और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और अगर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको फंक्शन का कंसेप्ट समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन है बट एक स्पेशल टाइप का। सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो हम फंक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा जो आपकी बुक में गिवन है और फिर हम उस डेफिनेशन को अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये है हमारी डेफिनेशन। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी, उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ़ एवरी, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ये हमारी क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन। वो क्या कह रहे हैं कि एक रिलेशन जो सेट ए से बी तक डिफाइन है उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब सिर्फ एक ही इमेज होगी इन सेट बी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। अब देखो ये हमारी डेफिनेशन है जो हमें बुक में गिवन थी। अब इसको मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ हमारे पास कोई दो सेट हैं, जैसे ए, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड बी है 3, 4। अब कोई रिलेशन है, देखो R1 फ्रॉम ए टू बी। अब ये कैसा है? देखो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y, सॉरी x इज़ लेस देन y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब ये मैंने एक रिलेशन लिखा है। अब देखो इसमें रिलेशन कैसा है? x इज़ लेस देन y। अब ऐसा ही सेम रिलेशन मैंने आपको रिलेशन की बेसिक्स वाली वीडियो में भी करवाया था। अब यहाँ पर भी करेंगे। देखो क्यों ऐसे करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो x जो है वो y से छोटा है, मतलब जो 1 है वो 3 से छोटा है तो मैं लिख लूँगा। अब जो 1 है हमारा वो 4 से भी छोटा है तो वो भी मैं लिख लूँगा। ये ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे लिख रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह आता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में। अब देखो 2 भी जो है वो 3 से छोटा है और 2 4 से भी छोटा है। अब इसके अलावा इसमें और कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ सकते। आप चेक कर लो, फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट हमारे बी से आ रहे हैं। ठीक है। अब सिमिलरली एक और रिलेशन लिखते हैं, देखो R2। अब R2 भी क्या है? A to B। अब वो कैसा है? x, y इज इक्वल टू x प्लस 2 वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब आपको पता है कि अगर मैं x को 1 फिल करूँगा, क्योंकि मैं x की वैल्यू 1 ही आ सकती है, तो y कितना आएगा? 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। अब ये भी b को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं x को 2 फिल करूँगा तो y कितना आएगा? 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। ये भी b को बिलोंग कर रहा है। अब x की हम सिर्फ दो वैल्यूज़ ही ले सकते हैं, 1 और 2। तो मैंने दोनों फिल कर ली, मतलब 1, 3, 2, 4। तो अब यहाँ पर लिख लो 1, 3, 2, 4। तो इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स ही आएंगे। अब एक और रिलेशन लिखते हैं, देखो कैसे? R3 A to B। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा? देखो x, y इज इक्वल टू x प्लस 3, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये हमारा रिलेशन है। आप x की वैल्यू पहले 1 फिल कर लो। y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4, और 4 b को बिलोंग कर रहा है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और ये 5 है, ये b को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स ओनली 1, 4।
वैसे भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाया कि 1,4 ही क्यों आएगा, क्योंकि ये जो 5 है ये बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, 2 ए को कर रहा है बट 5 बी को बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन सेट में नहीं आएगा। अब लास्ट में एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं, देखो कैसे, R4 फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, देखो x, y सच दैट x इज़ ग्रेटर देन y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो देखो x कहाँ से आ रहा है, a से, और a में कौन कौन से एलिमेंट है 1,2। y कहाँ से आ रहा है, b से, b में कौन कौन से एलिमेंट है 3,4। अब जो हमारा रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि x जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मतलब कि सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, तब रिलेशन बनेगा। अब 1 कभी 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं। 1 कभी 4 से बड़ा हो सकता है, नहीं। 2 3 से, नो। 2 4 से, नो। तो मैंने x की सभी वैल्यूज़ लेके देख ली, वो कभी भी b सेट से मतलब y से कभी बड़ी नहीं है। दैट मीन्स ये जो हमारा सेट है R4 मतलब रिलेशन 4, ये क्या है हमारा एम्प्टी सेट। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फंक्शन चल रहा है, बट अभी भी आप रिलेशन की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। सो इसलिए मैंने आपको 4 डिफरेंट रिलेशंस लिखवाए हैं। अब हम इन रिलेशंस में से चेक करेंगे कि कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन है और कौन नहीं। और अगर कोई रिलेशन हमारा फंक्शन है तो वो फंक्शन क्यों है, और अगर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं है तो वो क्यों नहीं है। सो इस तरह से करने से हमारे जो फंक्शंस के सारे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो, हम फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, उसकी हम पहले एरो डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब देखो, हमारे रिलेशन में जो 1 है वो किसके साथ अटैच है, 3 के साथ। अब लिख दो कि 1 जो है वो 3 के साथ अटैच है। सिमिलरली हमारा जो 1 है वो 4 के साथ भी अटैच है। चेक कर लो 1,4। सिमिलरली हमारा जो रिलेशन है मतलब 2 एलिमेंट है, सॉरी, वो किसके साथ अटैच है, 3 के साथ। अब 2 जो है वो 4 के साथ भी अटैच है, ठीक है। अब देखो, हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ए सेट के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। अब देखो, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 4 भी है, यानी कि 1 की हमारे पास 2 इमेजेस बन रही हैं। सिमिलरली 2 की हमारे पास 3 है, 2 की हमारे पास 4 है, मतलब 2 की भी हमारे पास 2 इमेजेस बन रही हैं। बट जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की 1 एंड ओनली सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक रिलेशन ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 की भी 2 इमेजेस हैं और 2 की भी। अगर सिर्फ 1 की 2 इमेजेस होती तो भी ये हमारा फंक्शन नहीं था, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो 1 की भी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, R2 में 1 3 के साथ अटैच है, आप लिख दो। सिमिलरली 2 जो है वो 4 के साथ अटैच है। अगर आप ध्यान से फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन बी। अब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, 1 की इमेज 3 है, एक ही इमेज है, 2 की इमेज 4 एक ही इमेज है, मतलब दोनों हमारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज ही है सेट बी में। तो दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन हमें मिल गया और जो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो, R3 A to B। अब इसमें क्या है, 1 सिर्फ 4 के साथ अटैच है, चेक कर लो आप, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे कि येस इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि 1 की सिर्फ एक इमेज ही है। बट अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है एवरी, और मैंने इसको अंडरलाइन भी किया। एवरी का मतलब सेट ए में हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज एक ही है 4, बट 2 की कोई भी इमेज नहीं है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। प्लीज़ आपने, ये मैं डिटेल में आपको करवा रहा हूँ, आपने अच्छे से समझना है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 की भी 2 इमेजेस हैं, 2 की भी 2 इमेजेस हैं।
ठीक है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि दोनों की एक एक इमेज ही है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 की तो इमेज है 4 बट 2 की कोई भी इमेज नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यही रीज़न था आपको अलग अलग रिलेशंस लिखवा के आपको ये बताने का कि कौन सा इसमें फंक्शन है, कौन इसमें फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा लास्ट रिलेशन R4 A to B। अब इसमें क्या है? 5, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट किसी के साथ अटैच नहीं हो रहा। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। यहाँ पर तो कोई भी इमेज नहीं बन रही, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 4 अलग अलग तरह के रिलेशंस बनवाए ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ कि वो कौन सी स्पेशलिटी है जिससे जो हमारा रिलेशन है वो क्या बन जाता है? फंक्शन। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब देखो मुझे 2 बातें और क्लियर करनी है। अब वो 2 बातें क्या हैं? देखो यहाँ पर मैंने 2 रिलेशंस लिखे हैं। अब देखो इस रिलेशन में क्या है कि 1 की इमेज क्या है 2, 1 की इमेज क्या है 3, और क्लियरली आपको क्लियर है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि 1 की हमारे पास 2 इमेजेस बन रही हैं। जब भी हमारे पास 1 की किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस बनेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखो इसमें, अब ये तो क्लियर है हमें कि ये फंक्शन नहीं है, बट इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। देखो कैसे? अब यहाँ पर क्या है? रिलेशन A to B। अब 1 की इमेज भी 3 है और 2 की इमेज भी 3 है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि ये फंक्शन है या नहीं। सो अब देखो 1 की इमेज कितनी है? 3, मतलब 1 3 के साथ अटैच है, और 2 की इमेज भी कितनी है? 3। अब देखो ये क्लियरली हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। चाहे दोनों इमेजेस हमारी सेम है बट 1 की इमेज भी एक ही है और 2 की इमेज भी एक है, तो इट इज़ अ फंक्शन। देखो इसको मैं थोड़ा वास्ट भी कर सकता हूँ। देखो सपोज हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं A में, और यहाँ पर B में है A B C, ऐसा कुछ लिख लो। अब सपोज़ अगर सारे एलिमेंट्स A के साथ अटैच हों तो ये भी क्या है? एक फंक्शन है, क्योंकि देखो सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं। देखो 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की, और सबकी क्या है? एक ही इमेज है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो प्लीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ फंक्शन। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही दूर कर दी, क्योंकि अगर सभी एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम भी आ जाएगी तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब ये सेम कंसेप्ट, मतलब डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, हमने रिलेशंस में ही पढ़ा था, तो फिर मैं आपको ये दोबारा से क्यों करवा रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। देखो स्टूडेंट्स, रिलेशंस में क्या था? जैसे हमारे पास कोई सेट गिवन था रिलेशन, हमें कोई रिलेशन गिवन है, वो बोल रहे हैं कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर दो। देखो आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का ये क्या है? हमारी डोमेन। सो डोमेन क्या आएगी इसकी? मतलब फर्स्ट 1 3 5 और 7। सिमिलरली रेंज क्या आएगी? आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड की एलिमेंट 2 4 6 और 8। ठीक है जी। बट फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, मतलब इसके थोड़े क्वेश्चन है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए मैं आपको डोमेन एंड रेंज और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी डोमेन की डेफिनेशन, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी इनपुट, अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। मैंने आपको हमेशा बताया कि डोमेन को हम इनपुट बोल सकते हैं। अब सेट ऑफ ऑल इनपुट पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब x की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। जो भी हमारा सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। अगर मैं रेंज को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ, देखो फॉर वैल्यूज़ ऑफ x एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड दैट इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ fx। मतलब जो भी हमें x की वैल्यू फिल करके आउटपुट मिलेगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेंज। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, मतलब जो भी हमें x की वैल्यूज़ फिल करके y की वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब फंक्शन की वैल्यूज़ मिलेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। अब कोड डोमेन के बारे में आपको पता है कि सेट ऑन दी राइट हैंड साइड, जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे सेट होगा चाहे वो अटैच्ड है या नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोड डोमेन। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत ईजी भी है।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से किसी भी फंक्शन की डोमेन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपने डोमेन कैलकुलेट कर ली तो उसके बिहाफ पर आप रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे ना, जब हम इनपुट डालेंगे तभी हमें कोई आउटपुट मिलेगी। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन। डोमेन के बाद ही हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, डिफाइंड और पॉसिबल। डिफाइंड और पॉसिबल, इन दोनों वर्ड्स पर ही हमारी जो ट्रिक है वो बेस्ड है। देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कौन डिसाइड करेगा कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं। देखो आपको पता होगा कि मैथ्स में सपोज ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इफ़ डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो आ जाए देन इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। आपको याद होगा हम ये भी लिख देते हैं कि वन समथिंग अपॉन ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा ज़ीरो आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब एक और बात है, आपको पता होगा कि हमने क्लास 11th में ये पढ़ा था कि -1 का अंडर रूट, अगर रूट के अंदर मतलब इवन रूट लिखो आप इसको, इवन रूट के अंदर माइनस आएगा तो उसको हम बोलते हैं आइटा। आइटा मतलब इमेजिनरी नंबर, मतलब कम्प्लेक्स नंबर। और ये जो नंबर्स होते हैं ये रियल नंबर्स नहीं होते, मतलब ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। सो मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैथ्स में सिर्फ दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड हैं। फर्स्ट, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा, या इवन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। इवन रूट का मेरा मतलब क्या है, देखो अंडर रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो सपोज अंडर रूट एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 1/2। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, इवन रूट मतलब एक्स रेज़ टू पावर 1/4। इसको मैं क्या बोलूँगा, इवन रूट मतलब एक्स रेज़ टू पावर 1/6। इन सभी के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो वो क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर, और वो एक रियल नंबर नहीं है, तो हमारे लिए वो क्या है, नॉट डिफाइंड। सो अब देखो आपको पता लग गया कि मैथ्स में सिर्फ दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स याद रख लो, इसको आप बोलो दो, हमारे पास 2 चेक पोस्ट हैं, मतलब जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होता है। सो फर्स्ट क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब भी हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और दूसरा, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जब भी हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको अभी हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने हमेशा याद रखना है। हम जब भी कोई हमारे पास फंक्शन आएगा सबसे पहले हम इन दोनों चेक पोस्ट मतलब दोनों पॉइंट्स को हम चेक करेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लो, इन दोनों पॉइंट्स को हम चेक करेंगे, और अगर हमारा फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स में से क्रॉस हो जाता है, मतलब ये दो चेक पोस्ट है इनको क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इन सभी में हमने डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना है। और अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको जो डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और बुक में डोमेन एंड रेंज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखो हमें इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट्स अपने लिख के रखे हैं जिन पर हमारा जो फंक्शन है, जिसको मैं चेक पोस्ट बोल रहा हूँ, जिन पर जो हमारा फंक्शन है नॉट डिफाइंड है। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डोमेन मतलब डिनोमिनेटर, हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है और ना ही हमारे फंक्शन में रूट है। मतलब हमारे पास दो ही पॉसिबल वे थे जिनसे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड बन सकता था, बट ये दोनों पॉइंट्स हमारे फंक्शन में नहीं है। दैट मीन इसमें मैं कोई भी वैल्यू फिल कर सकता हूँ एक्स की। सो इसका आंसर कितना आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स।
क्योंकि मेरा फंक्शन किसी भी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड नहीं बन सकता। सिर्फ ये 2 पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड बन सकता था, बट ये दोनों पॉइंट हमारे फंक्शन में नहीं है, इसलिए मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। अब जैसे ही हमें डोमेन मिलेगी उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, रेंज को। देखो अब हमारे पास डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम सभी को तो फिल करके नहीं देख सकते, हम जस्ट एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारी जो रेंज है वो कैसी होगी। देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप 0 फिल करके देख लो कितना आंसर आएगा, 0। अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू फिल करो, चलो 1, कितना आएगा 1। और अगर आप थोड़ी बड़ी वैल्यू फिल करो कितना आएगा 100। सिमिलरली अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे तो कितना आएगा -1, और -98 फिल करोगे कितना आएगा -98। सो आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि जब भी जो भी हम वैल्यू फिल कर रहे हैं वही हमारा आंसर आ रहा है। मतलब अगर 0 फिल किया 0 आ गया, 1 फिल किया 1 आ गया, 2 फिल किया 2 आ गया, तो दैट मीन्स इसकी जो रेंज है वो भी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, f(x) = x²। फिर वही बात, हम सिर्फ 2 पॉइंट चेक करेंगे। अब देखो हमारा फंक्शन क्या है, f(x) = x²। हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमारे फंक्शन में रूट में भी कुछ भी नहीं है। सो दैट मीन्स हमारे दोनों पॉइंट फिर क्लियर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा फंक्शन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी डोमेन कितनी आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे ही हमने डोमेन फाइंड की उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, रेंज। अब देखो रेंज को फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले क्या, देखो हमारा डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ऐसा करो, आप कुछ वैल्यूज फिल करके देखो, 0 फिल करो कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0। अब ऐसा करो आप 1 फिल करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1। अब ऐसा करो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है। ऐसा करो नेगेटिव वैल्यू फिल करके देख लो, जैसे -1 कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1। -9 का स्क्वायर कितना आएगा, +81। चलो ऐसा करो फ्रैक्शन में वैल्यू फिल करके देख लो, 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/4। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमारे फंक्शन में सारी वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, पॉजिटिव। मैंने नेगेटिव नंबर्स भी फिल किए, सो बट उससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। 0 इंक्लूड है, मतलब f(0) का आंसर 0 आ रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट है। मतलब 0 इंक्लूड मतलब क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि 0 इंक्लूड है से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब 0 और 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ हमारी क्या आएंगी, रेंज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, f(x) = 1/x। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, f(x) = 1/x, हमारे फंक्शन में ये सेकंड मतलब रूट तो नहीं है, बट हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, ये देखो। और अगर हमारा डिनोमिनेटर इफ़ x अगर 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। बट डोमेन की क्या डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यहाँ बोल सकते हो सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एट विच फंक्शन इज़ डिफाइंड, जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। बट यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब x = 0 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। और कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। आप चाहे चेक कर सकते हो दोनों से, सिर्फ 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड। सो दैट मीन्स हमारी जो डोमेन है वो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। हम सिर्फ 0 को फिल नहीं कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर्स हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हमारी ये क्या आ गई, डोमेन। अब जैसे ही हमारी डोमेन आई उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, रेंज। अब देखो रेंज, अब मैंने हमेशा बताया आपको कि जो भी हमारी डोमेन आई है उसकी वैल्यूज अब थोड़ी सी फिल करके देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखो f(x) = 1/x, हम 0 तो फिल कर नहीं सकते हो कि 0 हमारी डोमेन से बाहर है, ठीक है। अब ऐसा करो 1 को फिल करो, कितना आंसर आएगा, 1/1, 1 मतलब 1 ही आ गया। 2 कितना आएगा, 1/2। अब ऐसा करो नेगेटिव वैल्यू फिल करो, -1 कितना आएगा, -1। -2 कितना आंसर आएगा, -1/2। अब ऐसा करो आप फिल करो 1/2, तो कितना आंसर आएगा, 1/1/2, दैट मीन्स 2। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आप फिल करोगे तो हमारे पास रियल नंबर हमारा आंसर आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भी आ रही हैं, तो दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। बट हमारा आंसर कभी भी 0 नहीं बनेगा। अब देखो 0 बनने के लिए कंडीशन है, अगर हमारा रेंज में 0 आना हो तो एक ही सूरत में यहाँ पर 0 आ सकता है, अगर 1/∞ आए,
ठीक है। 1/∞ कितना होता है 0। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी, वो तो पॉसिबल नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो 0 है वो रेंज में हमारी नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स आएंगे। सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये हमारी क्या है रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या है f(x) = √x-1। अब देखो फंक्शन को लिखो यहाँ पर √x-1। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारी दो चेक पोस्ट। अब देखो यहाँ पर हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर तो नहीं है, बट हमारे फंक्शन में रूट है, इवन रूट है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं 1/2। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x-1 की पावर 1/2। और रूट के अंदर मुझे हमारा जो अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड कब बनेगा, जब फंक्शन इसके अंदर क्या होगी नेगेटिव वैल्यू। मतलब ये जो हमारी वैल्यू है x-1 ये 0 या 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड। और डोमेन के लिए मुझे फंक्शन डिफाइन चाहिए, तो डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब -1 को आप उधर लेके जाओ तो कितना आएगा x > 1। दैट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो, देखो अगर आप 1 से छोटा नंबर यहाँ फिल कर देख लो 0, अगर आप यहाँ पर 0 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा -1 का रूट, वो कम्प्लेक्स नंबर है। अब -1 फिल करके देख लो -2 आएगा, वो कम्प्लेक्स नंबर है। और जैसे ही आप 1 फिल करोगे कितना आंसर आएगा 0, और अगर आप 2 फिल करोगे 1, मतलब जो भी वैल्यू फिल करोगे आप, आपके पास हमेशा क्या आंसर आएगा पॉजिटिव। रूट के अंदर क्या आएगा पॉजिटिव। सो मुझे अपना फंक्शन डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी डोमेन क्या आएगी 1, क्योंकि 1 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर = का साइन है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमारी क्या आ गई डोमेन। अब हमें क्या फाइंड करना है रेंज। अब देखो जितनी भी हमारी ये डोमेन्स थी, ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर एक्सेप्ट 0 था। सो अब यहाँ पर कितनी हमारी डोमेन कितनी आ रही है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब सबसे छोटी वैल्यू हमें पता है कौन सी है हमारी 1। तो अब ऐसा करो, रेंज के लिए सबसे छोटी वैल्यू फिल करो, कितना आंसर आएगा हमारे पास 0। अब ऐसा करो थोड़ा बड़ी वैल्यू फिल कर लो, 2 फिल करके देख लो कितना आएगा 2 - 1 दैट मीन्स √1 दैट मीन्स 1। ऐसा करो आप 4 वैल्यू फिल करके देख लो, 4 - 1 कितना आएगा √3। ऐसा करो आप 5 फिल करके देख लो कितना आएगा 5 - 1 कितना आएगा 4 मतलब 2। आप कोई भी वैल्यू फिल करके देख लो चाहे फ्रैक्शन में। सो हमेशा हमारा जो आंसर आया देखो 0 सबसे छोटी वैल्यू है, और उससे बड़ी वैल्यू हमें सारे रियल नंबर्स। मतलब जो हमारी रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी 0 इंक्लूड है, इसलिए मैं क्लोज ब्रैकेट डाल रहा हूँ। अगर हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता तो मैं यहाँ पर ओपन ब्रैकेट डालता, आज से लेके इन्फिनिटी तक। सो दैट मीन्स ये हमारी रेंज है। आई होप आपको डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो सबसे पहले हमने वो 2 पॉइंट्स ही चेक करने हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है नॉट डिफाइंड, और अगर आपने डोमेन फाइंड कर ली तो उसके बिहाफ पर आप रेंज भी कैलकुलेट कर लोगे। और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको जो एक्सरसाइज 2.3 या मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चंस हैं डोमेन एंड रेंज के, वो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं।